2024 की ऑस्कर विनिंग फिल्म आई एम स्टिल हियर एक ब्राजीलियन फिल्म है जिससे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। ये वो पहली ब्राजीलियन फिल्म है जिसे एक ऑस्कर मिला है और इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के अलावा 1998 में भी एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसका नाम सेंट्रल स्टेशन था और उस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतना ही नहीं, सेंट्रल स्टेशन की लीड एक्ट्रेस फर्नांडा मोंटेनेग्रो वो पहली लैटिन अमेरिकन एक्ट्रेस थी जिन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था और 26 साल बाद 2024 में उन्हीं की बेटी को आई एम स्टिल हियर के लिए एक नॉमिनेशन मिला। अगर आप सेंट्रल स्टेशन का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम स्टिल हियर की कहानी एक रियल लाइफ पॉलिटिशियन रूबेंस पाइवा की गुमशुदा होने की कहानी जरूर है, मगर इससे ज्यादा ये रूबेंस की पत्नी की और उसके संघर्ष की कहानी है। 1970 वो साल था जब ब्राजील में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी और इस दौर में यूनिस पाइवा अपने 5 बच्चों और पति रूबेंस के साथ रियो दे जनेरो में जी रही थी। उनकी जिंदगी पीसफुल और खुशी से भरी थी और रूबेंस जो पहले एक पॉलिटिशियन हुआ करता था अब सिविल इंजीनियरिंग का काम करने लगा, मगर उसका परिवार ये नहीं जानता था कि वो अब भी उन लोगों की मदद कर रहा है जो लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पाइवा परिवार की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर रूबेंस की बेटी वेरोका अपने घर लौटते हुए नाकाबंदी में फंस गई। दूसरी ओर अचानक ये खबर सामने आई कि ब्राजील के क्रांतिकारियों ने स्विस एम्बेसडर को किडनैप कर लिया और इस खबर से ही पाइवा परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। रूबेंस जानता था कि ये खबर देश को किस मोड़ पर ले जाने वाली है, मगर इसका असर उनकी जिंदगी पर कैसा होने वाला है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। वेरोका तो घर लौट कर आ गई, मगर रूबेंस की परेशानी अब खत्म नहीं हुई। रूबेंस ने यूनिस को बताया कि उसके 2 दोस्त गैस्पा और दालवा डर के मारे देश छोड़कर जाने वाले हैं। उन्हें डर था कि उन पर नजर रखी जाने वाली है, इसलिए वो लोग लंदन जाने वाले हैं और यूनिस चाहती थी कि वो वेरोका को उनके साथ भेज दे ताकि इस डरावने माहौल से वो कुछ वक्त के लिए दूर रहे। कुछ पल के लिए अपने काम से ध्यान हटाकर रूबेंस अपने बेटे के साथ वक्त बिताने लगा, मगर वो जानता था कि उसके पास इस तरह खुश रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो अपने परिवार के साथ एक नया और बेहतर घर बनाने की तैयारी में लग गया और उसने और यूनिस ने अपने दोस्तों के लंदन जाने से पहले उन्हें अलविदा कहा और कहा कि वेरोका को उनके साथ जाना होगा। गास्पा चाहता था कि रूबेंस भी पूरे परिवार के साथ लंदन चले, मगर रूबेंस ब्राजील में रहकर वहाँ के हालात बेहतर होने का इंतजार करना चाहता था। वेरोका के जाने का वक्त आ गया और ऐसे माहौल में जहाँ यूनिस अपने दोस्तों के साथ खुश थी, वही रूबेंस और उसकी बेटी एलियाना ये सोचकर परेशान थे कि ब्राजील देश एक टाइम बॉम्ब बन चुका है जो किसी भी दिन फट सकता है। वो फिर भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से एंजॉय करने लगा। मगर यूनिस को भी धीरे धीरे बढ़ता तनाव देखकर डर लगने लगा। वेरोका लंदन चली गई और वहां की जिंदगी के बारे में पता चलते ही पाइवा परिवार खुश हो गया। अगले ही दिन इस घर की और परिवार की शांति खत्म हो गई क्योंकि मिलिट्री की तरफ से उस घर में एक रेड पड़ी और रूबेंस को गिरफ्तार किया जाने लगा। रूबेंस मुस्कुराते हुए अपनी बेटियों से ये कहकर जाने लगा कि उसे काम के सिलसिले में कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना होगा। रूबेंस का कहना था कि वो लौट कर आएगा, मगर यूनिस नहीं जानती थी कि वो अपने पति को एक आखिरी बार देख रही है। अपने बच्चों से सच छुपाकर वो घर के हालात संभालने की कोशिश करने लगी। मिलिट्री के कुछ लोग घर में रुक गए और अब बच्चों को भी समझ आने लगा कि उनके परिवार के सर पर कोई परेशानी आ गिरी है। एलियाना जैसे ही घर लौट कर आई, यूनिस ने उसे सब कुछ बता दिया। रूबेंस को गए हुए कई घंटे हो गए, मगर रात हो जाने के बावजूद उसके लौटने का इंतजार खत्म नहीं हुआ। यूनिस और उसके परिवार को घर में बंद कर दिया गया और कोई भी खबर ना मिलने की वजह से यूनिस की घबराहट बढ़ने लगी। सुबह होते ही एलियाना और यूनिस दोनों को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स ले जाया जाने लगा, मगर कुछ दूर जाने के बाद बीच रास्ते गाड़ी रोककर उन दोनों के चेहरे ढक दिए गए, जिसके बाद किसी गुनहगार की तरह उन दोनों से सवाल पूछे जाने लगे। यूनिस कहती रही कि वो अपने पति और बेटी से मिलना चाहती है, मगर जवाब में उससे सिर्फ ये कहा गया कि उसका पति सालों से कम्युनिस्ट के साथ काम कर रहा है और उन कम्युनिस्ट को आतंकवादी माना जाता है। टॉर्चर हो रहे लोगों की आवाजें सुनकर यूनिस को अंदाजा लग गया कि उसके पति के साथ क्या हो रहा होगा, मगर बिना डरे वो सारे सवालों के जवाब देती रही। उसे पता चला कि रूबेंस और एलियाना की टीचर दोनों को आतंकवादी माना जा रहा है और कुछ देर बाद उसे वहां से कहीं और ले जाकर एक सेल में बंद कर दिया गया।
उस सेल में यूनुस को 5 दिनों तक बंद करके रखा गया और बार बार पूछताछ करके उससे ये उगलवाने की कोशिश की जा रही थी कि उसका पति एक आतंकवादी है। इतना ही नहीं, उसे ये बताया गया कि उसकी बेटी को भी यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। मगर एक भले सैनिक ने उसे छुपकर ये बता दिया कि एलियाना को सिर्फ 1 दिन के लिए कैद में रखा गया था और अब वो अपने घर में पहुंच गई है। रूबिन्स कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, यूनुस को कुछ पता नहीं चला। हर रोज सेल में बंद रहने के बाद बाहर आकर एक ही सवाल का बार बार जवाब देकर और फिर से उस सेल में बंद होकर यूनुस की जिंदगी एक डरावने लूप में फंस चुकी थी। दिन गुजरते जा रहे थे मगर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार 12 दिनों बाद यूनुस को आजाद किया गया और अपने पति की गाड़ी वहां देखने के बाद बुरे हाल में वो अपने घर अपने बच्चों के पास लौट कर आई। अपने शरीर में जमी गंदगी को धोने के साथ साथ उसने अपने अंदर के डर को धोकर अपनी बेटियों से कहा कि उसे कुछ वक्त के लिए अकेले रहना है। सुबह होते ही उसने एलियाना को अपने सामने देखा, जिसने बताया कि न्यूज़पेपर में ये खबर फैल गई है कि रूबिन्स फरार है। ये खबर तो झूठी थी मगर रूबिन्स के साथियों का कहना था कि ऐसा पहले भी हो चुका है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें गुमशुदा बताया गया और 2 महीनों बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। इसलिए अब उन्हें डरना नहीं चाहिए और सिर्फ गिरफ्तारी का सबूत ढूंढना चाहिए। सबूत ढूंढने के लिए यूनुस अपने दोस्त और वकील लीनो के साथ हेडक्वार्टर्स गई। वहाँ उन्हें रूबिन्स की गाड़ी मिली जिसे आजाद होते वक्त यूनुस ने देखा था। गाड़ी मिलने पर अब कम से कम एक केस तो फाइल किया जा सकता है। वहाँ से निकलकर यूनुस अपनी बेटी की टीचर के पास गई जिसे रूबिन्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। वो यूनुस से कहने लगी कि वो रूबिन्स को ढूंढने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, जबकि वो इकलौती इंसान थी जिसने रूबिन्स को जेल में देखा था। निराश होकर उसे अपने बच्चों से कहना पड़ा कि रूबिन्स एक इंटरनेशनल ट्रिप पर गया है। उसे ये समझ आ गया कि लोग उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं। उसे अपनी नौकरानी को उसकी सैलरी देनी थी और साथ ही बच्चों को पालना था जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मगर वो रूबिन्स के बैंक अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल पाई क्योंकि रूबिन्स का वहाँ होना जरूरी था। खुशकिस्मती से घर पर पड़े कुछ अमेरिकन डॉलर्स को वो एक्सचेंज करवा पाई, मगर रूबिन्स की कमी घर में हर किसी को महसूस हो रही थी। यूनुस को पता चला कि रूबिन्स चोरी छिपे तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था। वो एक बड़े ग्रुप के साथ अहिंसा की लड़ाई में जुड़ा था, मगर इसके बारे में उसी के परिवार को कुछ पता नहीं था। इन सारी बातों से अनजान वेरोका लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और इसी बारे में बात करते हुए अचानक यूनुस ने देखा कि उनका कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया और पुलिस वाले ये सब कुछ देखते रहे। अपना आपा खोकर यूनुस ने उन पुलिस वालों को वहां से भगा दिया और अपने बच्चों को संभालने लगी। एलियाना को पता चला कि यूनुस ने वो चिट्ठी आधी पढ़ी जो वेरोका ने उन्हें भेजी थी, क्योंकि उस चिट्ठी में वेरोका ने लिखा था कि रूबिन्स की गिरफ्तारी की खबर अब लंदन तक पहुंच गई है। उस रात एक अनजान इंसान यूनुस के दरवाजे पर कुछ सबूत छोड़कर जा रहा था, मगर यूनुस ने उसे देख लिया और उसे पता चला कि वो एलियाना की टीचर है। उसने गवाही देने का फैसला किया और जेल में हुई सारी बातें लिखकर उसने यूनुस को सौंप दी। यूनुस ने रूबिन्स की गिरफ्तारी के सबूत लीनो को दे दिए और अब यूनुस की हिम्मत फिर से लौट आई। मगर रूबिन्स के साथी को खबर मिली थी कि रूबिन्स को शायद मार दिया गया है और ये खबर लेकर वो यूनुस के पास आया। उसने ये खबर देते हुए कहा कि उन सबको बस रूबिन्स की लाश मिलने का इंतजार करना होगा। उसकी लाश कहाँ है ये किसी को नहीं पता, मगर उसकी मौत की खबर शायद सही है और ये जानकर यूनुस अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने अपने बच्चों से ये सच छुपाया ताकि वो अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर जी पाए, मगर दूसरे परिवारों को देखने के बाद खुश रहने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जिस जमीन पर रूबिन्स नया घर बनाने वाला था, यूनुस को वो जमीन बेचनी पड़ी और उसके दोस्त ये सोचकर निराश हो गए कि वो चाहकर भी उस परिवार की कोई मदद नहीं कर पा रहे। पैसे मिलते ही सबसे पहले यूनुस ने अपनी नौकरानी जेजे को उसकी सैलरी दी, मगर पैसों की कमी की वजह से उसे जेजे को नौकरी से निकालना पड़ा। वेरोका वापस अपने देश लौट आई और उस दिन न्यूज़पेपर वाले उस परिवार की तस्वीर लेने घर आ पहुंचे। वो चाहते थे कि खबर के लिए तस्वीर सीरियस हो, मगर यूनुस का परिवार सीरियस तस्वीर नहीं चाहता था। यूनुस फेक न्यूज का सामना करने के लिए ये इंटरव्यू दे रही थी और घर के बदले हुए हालात देखकर वेरोका हैरान हो गई। यूनुस ने सबको बताया कि वो ये घर छोड़कर साओ पाउलो जा रही है, जहाँ वो अपने कजिन्स के साथ रहेंगे। कोई भी इस बात से खुश नहीं था, मगर यूनुस ने अपना फैसला नहीं बदला। उसके बच्चों ने अपने दोस्तों को और अपने घर को अलविदा कहा और यूनुस उन सबको एक एक कर संभालने लगी। रूबिन्स के साथ अपना सब कुछ पीछे छोड़कर पाएवा परिवार जिंदगी में आगे बढ़ गया, क्योंकि इस शहर में रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाते और उस दिन को 25 साल गुजर गए। साओ पाउलो के एक मकान में रहते हुए लॉ की पढ़ाई पूरी करके यूनुस एक वकील बन गई। ब्राजील देश अब फिर से एक डेमोक्रेसी बन गया
मगर 25 सालों से यूनिस ब्राजील में तानाशाही के खिलाफ लड़ रही थी और अब जाकर उसे इस लड़ाई में जीत मिली जब उसे और उसके परिवार को सरकार ने अपने पास बुलाया। आखिरकार ब्राजील सरकार ने यूनिस को रूबेंस का ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया और सर्टिफिकेट लेने के लिए उसके साथ उसका बेटा मार्सेलो भी आया। मार्सेलो एक एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज हो गया, मगर वो एक मशहूर जर्नलिस्ट और राइटर बन गया। सर्टिफिकेट मिलते ही पाइवा परिवार की जीत हुई और ये बात सामने आई कि मिलिट्री ने रूबेंस को गिरफ्तार करते ही उसे उसी वक्त मार दिया था। और आखिरकार अपने पति की मौत का सच जानकर यूनिस को राहत महसूस हुई। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मार्सेलो ने अपनी छोटी बहन को बताया कि वो बचपन में ही समझ गया था कि रूबेंस कभी लौटकर नहीं आने वाला, मगर उसने कभी यूनिस को ये बात नहीं बताई। सब कुछ ठीक हो गया था, मगर यूनिस धीरे धीरे बीमार होने लगी। वो चीजें भूलती जा रही थी और ये बात उसकी बेटी समझ गई। यूनिस के सारे बच्चे अब अलग अलग शहरों में रहने लगे और वो अकेले रहकर अपनी 25 साल लंबी लड़ाई को याद करने लगी। अंत में साल 2014 में यूनिस का पूरा परिवार एक पार्टी के लिए उसके पास आया, मगर उस वक्त तक यूनिस को अल्जाइमर्स की बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना तो उसे कुछ याद था और ना ही वो अपने आसपास हो रही चीजों को समझ पा रही थी। वो सब कुछ भूल गई थी, मगर जब उसने टीवी पर रूबेंस के केस की खबर देखी तो उसे रूबेंस याद आ गया और ये देखकर मार्सेलो इमोशनल हो गया। 2014 में रूबेंस के 5 कातिल मिल गए, मगर उनमें से किसी को सजा नहीं मिली। यूनिस चाहे अपने पति के कातिलों को सजा ना दिलवा पाई हो, मगर 48 साल की उम्र में वकील बनकर उसने अपनी पूरी जिंदगी ब्राजील के लोगों के हक के लिए लड़ने में लगा दी और 15 साल अल्जाइमर्स जैसी बीमारी से लड़ने के बाद साल 2018 में उसकी मौत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।